हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा जाता है तो उस पर बल का मान क्या होता है, वही हमको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा जाता है तो उस पर बल कार्य करता है या नहीं। चूँकि हमको पता है कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश हमारे पास है और अगर प्लस क्यू आवेश को किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए, कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी वेक्टर है, और अगर इस प्लस क्यू आवेश को रखा जाए और प्लस क्यू आवेश अगर गतिमान हो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, मान लीजिए एक बिंदु ये ए है और ये बी है, और अगर प्लस क्यू आवेश एक बिंदु से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, यानी गतिमान अगर कोई आवेश है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स या फिर लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल। तो जब भी किसी गतिमान आवेश को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या फिर कोई अगर आवेश किसी एक सिरे से दूसरे सिरे पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। तो यहाँ पर हमको आवेश न लेकर के क्या लेना है, आवेश न लेकर के हमको एक लेना है चालक, कोई एक चालक तार लेना है, और चालक तार में हमको प्रवाहित करनी धारा। अगर चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दें, तो अगर इसमें धारा का प्रवाह होने लगे तो क्या इस पे बल कार्य करेगा, यही पहले हमको ज्ञात करना है। और अगर बल कार्य करता है तो बल का मान क्या होता है, वही हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कि क्या किसी इस पर जो है बल कार्य करता है या नहीं। देखिए यहाँ पर चालक क्या होता है, चालक एक तार होता है, हम कह सकते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो अगर चालक तार को हम लोग क्या करें, चालक तार को किसी अगर बैटरी से जोड़ दें, किसी सेल से अगर कनेक्ट कर दें, किसी सेल से करंट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम चालक को या कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करेंगे वैसे ही जो इसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, चूँकि हमको पता है कि अगर कोई चालक है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से कह सकते हैं या फिर ऋण सिरे से होते हुए धन सिरे की ओर जाने लगते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ आने लगेंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आगे बढ़ेंगे और धारा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होगा। और ये क्रिया कब होगी, जब हम उसे क्या करेंगे, किसी सेल से जोड़ेंगे। अगर इसे सेल से नहीं जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश है। इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का क्या है, आवेश है, और जिस पर मान होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश है। तो अगर इसे क्या करें, इसी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, इसी चालक को अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें और इसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस पर भी बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसके अंदर धारा प्रवाहित करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान है। और इलेक्ट्रॉन गतिमान है मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, आवेश है, यानी आवेश गतिमान है। और अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर बल कार्य करता है, जिसका मान होता है F = QVB sin थीटा। ये होता है लॉरेंज बल का मान, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवेश प्लस की हो तो उस पर लगने वाला बल ये होता है। यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर एक आवेश न लेकर के पूरा चालक लिया है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसका मान अभी हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, धारावाही चालक रखने पर बल का मान क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा। फिगर यहाँ पर हम बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक तार रखा हुआ है, इस तरह से चालक तार रखा हुआ है मान लीजिए, और चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और चालक तार की लंबाई है l और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है। ठीक है,
और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल आई है। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर लॉरेंज बल F का मान इस चालक के लिए। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर कोई एक आवेश है तो एक आवेश पर बल का मान होता है F = QVB sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमको चेंजेस क्या क्या करने हैं इस चालक के लिए। हमको चेंजेस ये करने हैं कि हम Q को बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर केवल एक आवेश होगा तो उसका मान Q लेंगे यहाँ पर, लेकिन देख रहे हैं पूरा एक चालक है और चालक में जितने आवेश हैं वो हमको Q का मान लेना पड़ेगा। और V क्या है, V यहाँ पर है चालक में जो इलेक्ट्रॉन वेग कर रहे हैं उसका वो वेग। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हम निकाल करके इसमें रख देंगे, हमारा F का मान आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं आवेश का मान यानी चार्ज का मान। चूँकि देखिए यहाँ पर चालक हमने लिया है अगर इस तरह से, और चालक की लंबाई अगर स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, तो यहाँ पर चालक का आयतन क्या होगा, चालक का आयतन, चालक का अगर आयतन निकालते हैं हम लोग तो चालक का आयतन होगा, चूँकि एक बेलनाकार है, बेलन जैसा है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, और πr² इस क्षेत्रफल को πr² कहते हैं। तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी a के साथ और ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई यानी l, तो यहाँ हो जाएगा a × l। ये देखिए इसका क्षेत्रफल a है और h मतलब इसकी लंबाई या फिर उसकी ऊंचाई कह लें, तो ये हो जाएगा चालक का आयतन। और हमने माना है कि अगर n स्मॉल n क्या हो, स्मॉल n एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हो, अगर एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो यहाँ पर Al आयतन में, चूँकि हमने निकाले चालक का आयतन कि चालक में इतनी कुल जगह है, ठीक है, चालक का आयतन इतना है। अब निकालेंगे कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पहले हमने निकाला कि चालक का आयतन कितना है, उसके बाद हम निकालेंगे कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो पूरे चालक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर कुल आवेश कितना है, वही हमारा Q का मान होगा। तो चालक का आयतन आ गया इतना। अब देखिए एक आयतन के लिए या एकांक आयतन के लिए n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो यहाँ पर Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एकांक आयतन, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL। ठीक है, तो यह आ गए इस पूरे चालक के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, ये इतने जो है इलेक्ट्रॉन इस चालक में उपस्थित हैं। अब यहाँ पर निकालना है कि अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर मान लेते हैं E है, चूँकि हमको पता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं इसकी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो पूरे की इलेक्ट्रॉन कितने हैं NaL, तो NaL इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना हो जाएगा NaLe। ये पूरा हो जाएगा इस पूरे चालक के लिए आवेश का मान, यानी यही क्या है, यही हमारी Q वैल्यू है। देखिए ये फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा केवल एक आवेश प्लस Q आवेश के लिए। चूँकि हम यहाँ पे F का मान निकालें पूरे चालक के लिए, तो हमको लेना पड़ेगा कि पूरे चालक में कुल कितने आवेश हैं। तो पूरे चालक में आवेश लेने के लिए ये देखिए पहले हमने निकाला चालक का आयतन, उसके बाद निकाले कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो NaL इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने माना E, तो पूरे NaL इलेक्ट्रॉन पर आवेश का माना जाएगा NaLe, और यही हमारी Q वैल्यू है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर V क्या होगा, चूँकि हमको पता है कि यहाँ पर कौन गतिमान है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो किस वेग से आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग, या ऐसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं Vd से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में इतना आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे लिखें। तो यहाँ पर इतने फॉर्मूले में हमको देखिए चेंजेस क्या क्या करने हैं। तो यहाँ पर F = हो जाता है QVB sin थीटा, तो यहाँ पे Q का मान क्या होगा, Q का मान हो जाएगा NaL × E मल्टीप्लाई V क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग Vd × B तो चुंबकीय क्षेत्र है, और sin थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में बनने वाला कोण।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से वी डी और ई एन ए को एक साथ ले लें, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, वी डी ई एन ए को एक साथ ले लें तो यहाँ से बचता है एल और यहाँ से बचता है बी और साइन थीटा। तो यहाँ से इसको क्या लिखते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू होता है वीना, आई इज इक्वल टू वीना होता है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं तो एफ इज इक्वल टू आ जाता है, एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाता है आई बी एल साइन थीटा। तो यही होता है लॉरेंज बल का मान किसी चालक के लिए। जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल का मान होता है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। या फिर अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा को हटाना चाहें तो एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई यहाँ से एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस फॉर्म में भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये फार्मूला दिया होगा, किसी किसी बुक में ये फार्मूला दिया होगा, तो हम दोनों फॉर्म में इस फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसी चालक के लिए आप बल का, लॉरेंज बल का मान। आइए देख लेते हैं कि अब किसी अगर कोई चालक है और अगर लॉरेंज बल इस पर कार्य कर रहा है तो बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पर लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, लॉरेंज बल की दिशा बताने के लिए हमारे पास दो जो है रूल हैं। फर्स्ट रूल है राइट हैंड रूल, इसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई चालक है, चालक तार हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है, चालक मान लीजिए इस तरह बना लेते हैं। पहले ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है बी वेक्टर, और मान लेते हैं तार हमने लिया इस तरह से और तार में प्रवाहित धारा आई है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या कहता है, दाएं हाथ का हथेली नियम ये कहता है कि अगर हम अपनी दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ ले लें और अंगूठे को अलग कर लें और ये अंगूठा और ये चारों उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी लंबवत होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, अंगूठे को धारा की दिशा में और बी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, ये चारों उंगलियों को बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो हमारा जो हाथ होगा जिस तरफ धक्का देगा वही होती है बल की दिशा। हम इस तरह से अगर फिगर बनाना चाहें तो यहाँ से इस तरह अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से हम इस तरह बना सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये दिशा दिखाए धारा की और ये दिखाए बी वेक्टर की दिशा, तो यहाँ पर जो हमारा ये हथेली होता है, हथेली जिस तरफ धक्का देते हैं वो दिखाएगा एफ की दिशा को, वो एफ की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग कि अगर हमारा ये हाथ है हम इस पे रखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी की दिशा इस तरफ है, ये हमने लिया बी की दिशा में इस तरफ, और ये आई की दिशा ले लिया। तो यानी यहाँ पर अगर देखना हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, लॉरेंज बल की दिशा किस तरफ, लॉरेंज बल की दिशा पीछे की तरफ होगी। तो अगर किसी सरफेस पर पीछे की तरफ दिखाना तो उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आगे की तरफ दिखाना सरफेस से बाहर की उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा वो पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड रूल होता है, एक और रूल होता है, उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अंगूठा और दो अंगुलियों को, अंगूठे से जुड़ी हुई अंगूठे के आगे की दो अंगुलियों को अगर हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, तीनों अंगुलियां अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हों, और यहाँ पर जो हमारा ये मिडिल फिंगर है ये अगर आई की दिशा को दिखाए, ये आई की दिशा को दिखाए धारा की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, तो यहाँ पर जो हमारा एफ होता है अंगूठा वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने अंगूठे और आगे की दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं
कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो हमारा बिचली अंगुली होती है मिडिल फिंगर, अगर वो धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, और बी हम जो हमारी पहली अंगुली है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हमारा जो अंगूठा होता है वो बल लॉरेंज बल की दिशा में होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगी देखिए हमारी धारक दिशा, ये हमारी धारक दिशा ऊपर तरफ हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, लॉरेंज बल की दिशा, यानी पीछे की ओर। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, तो लॉरेंज बल किस तरफ हो जाएगा, पीछे की ओर। और अगर इसका एक और फिगर बनाना चाहें इस तरह से, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ ले लेते हैं, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, और धारा देखने की आई की तरफ, नीचे की तरफ अगर प्रवाहित हो, धारा मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो देखेंगे कि हमारा जो ये किसको दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है धारक दिशा को नीचे की तरफ, और बी इस तरफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये धारक दिशा को दिखा रहा है, और ये हमारा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बाहर की ओर, यानी सरफेस से बाहर की ओर क्या होगा, लॉरेंज बल की दिशा हमारी ओर होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ पर इसको दिखाएंगे क्रॉस से, सॉरी इसको दिखाएंगे डॉट से। डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे इस बिंदु पर जो बल की दिशा है, लॉरेंज बल की दिशा, वो ऊपर की ओर है। तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल से और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, दोनों रूल से हम लोग किसी भी रूल से जो है किसी चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर लॉरेंज बल की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो आई होप ये आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कल के टॉपिक में हम इसके आगे का लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दो चालक को अगर हम एक दूसरे के समांतर रखें, दो अलग अलग चालक हैं और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अगर I1 हो, मान लेते हैं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 हो, तो इन दोनों समांतर चालकों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये हम ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। और लॉरेंज बल का मान क्या होगा वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि हम पढ़ेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।